नमस्कार बच्चों। कल हमने पढ़ा था शब्द शक्ति किसे कहते हैं, और शब्द शक्ति किसे कहते हैं इसको जानने से पहले यह अति आवश्यक था कि हम लोग पढ़ें कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। और कल मैंने आपको शब्द शक्ति से संबंधित शब्दों के जो प्रकार, शब्दों का जो अर्थ आपको आना चाहिए वो समझाया था। मैंने आपको बताया था शब्द 3 प्रकार के माने गए हैं, वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। इन्हीं के आधार पर 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, वाच्यार्थ होता है, लक्ष्यार्थ होता है, व्यंग्यार्थ होता है। अब ये वाचक शब्द से वाच्यार्थ कैसे निकलता है, लक्ष्यार्थ कैसे निकलता है, व्यंजक व्यंग्यार्थ कैसे निकलता है। वो जो शक्ति है शब्द का, जो सही सही अर्थ पहचानने की शक्ति है, जो उसका व्यापार है, बुद्धि का वह व्यापार है जिससे कि हम शब्द का सही सही अर्थ समझ सके, उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखती हूँ और देखिए आप किस तरीके से इनका अर्थ फटाफट समझ जाते हैं। मतलब मैंने कहा कि खेत में गाय घास चर रही है, क्या आपको इसका अर्थ समझ में आया? अब मैंने दूसरा वाक्य कहा, मेरी मां तो बिल्कुल गाय है, तो समझ आया? खेत में गाय घास चर रही है, यहां गाय घास चर रही है। दूसरा मैंने कहा मेरी मां तो गाय है, मैंने दोनों जगह गाय शब्द का प्रयोग किया। क्या इन दोनों गाय शब्द के अर्थ में आपको कुछ अंतर समझ में आया? मैं आपके चैट बॉक्स में देख रही हूँ, देखिए क्या अंतर समझ में आया। गुड, वेरी गुड। खेत में गाय घास चर रही है, यहाँ एक गाय एक जानवर के लिए प्रयुक्त किया गया, वेरी गुड। और मेरी माँ गाय है, अर्थात मेरी माँ सीधी सादी है। यहाँ गाय का मतलब लिया सीधी सादी। कैसे समझ गया कि वो गाय एक जानवर के लिए है और ये गाय सीधे साधे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहा है? जो ये कैसे समझे है ना, जिस माध्यम से आपने ये अर्थ निकाल लिया है ना, उसी माध्यम को शब्द शक्ति कहते हैं। क्लियर? तो बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपको 3 प्रकार की शब्द शक्ति पढ़ाने जा रही हूं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। 3 प्रकार की शब्द शक्तियां मानी गई हैं। मम्मट हमारे बड़े प्रसिद्ध आचार्य रहे हैं, उन्होंने अपने काव्य प्रकाश जो उनका ग्रंथ है उसमें 3 प्रकार की शब्द की शक्तियां बताई हैं। पहली अभिधा बताई है, दूसरी लक्षणा बताई है और तीसरी व्यंजना बताई है। क्लियर? अब देखो, मैं आपके सामने फिर 3 उदाहरण रख रही हूँ, यही वाले थोड़ा आप समझिएगा और मुझे बताइएगा कौन सा आपको अर्थ कैसे समझ में आ रहा है। खेत में गाय घास चर रही है, जैसा बोला गया, समझ आ गया आपको? सरल, मुख्यार्थ, अभिधार्थ, एकदम सहज भाव से आपको समझ में इसका अर्थ आ गया कि खेत है, खेत में गाय है और गाय घास चर रही है। जो उसका सरलार्थ है, जो उसका मुख्यार्थ है, जो उसका अभिधार्थ है, जो सहजता से हमें प्राप्त हो जाता है, उसे हम कहते हैं अभिधार्थ। ऐसे शब्दों को कहते हैं वाचक, और जिस शक्ति से यह अर्थ में ज्ञात होता है उसको हम कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। अब जो मैंने दूसरा वाक्य बोला कि मेरी मां तो गाय है, अब आप इसका अर्थ कैसे निकालेंगे? यार, मेरी मां तो मनुष्य है, गाय एक जानवर है, मेरी मां को गाय, ऐसा मैडम क्यों कह रही है? मतलब मैडम की मां गाय तो नहीं हो सकती, कोई मानव जाति की स्त्री ही होंगी। उन्होंने क्यों कहा? फिर क्या किया आपने? मुख्यार्थ में बाधा पड़ गई। मुख्यार्थ नहीं निकल रहा है कि मां गाय नहीं हो सकती, मां तो स्त्री है, गाय कैसे हो सकती है? मुख्यार्थ में बाधा पड़ गई। फिर आपने क्या किया? कोई प्रयोजन ढूंढा, कोई लक्षण के आधार पे कि मेरी मां के क्या लक्षण है और गाय के क्या लक्षण है। गाय सीधा साधा जानवर माना जाता है, तो मैडम की मां सीधी सादी होंगी, इसलिए मैडम ने अपनी मां को गाय कहा। यानी कि लक्षण के आधार पर मैंने अर्थ निकाला। मुख्य अर्थ में तो बाधा पड़ गई, लक्षण के आधार पे कि मेरी मां के और गाय के लक्षण समान थे, इसलिए मैंने अपनी मां को गाय कहा। ये लक्षणा शब्द शक्ति है। अब मान लो मैं आपसे कह दूं कि
आजकल समाज में गायों की कीमत कहाँ, उनका तो शोषण हो रहा है, रात दिन उन पर अन्याय हो रहा है, बलात्कार के केस हो रहे हैं। आजकल गाय स्त्रियों की तो कोई कीमत ही नहीं। अब आप देखिए, मैंने जो ये वाक्य बोला उसमें आपको ये भी समझ में आ रहा है कि इस देश में गायों की कीमत कहाँ। चलो आप इसका ये भी अर्थ निकाल लें कि इस देश में गाय जो जानवर गाय है उनकी कीमत कहाँ। आगे मैं बोल रही हूँ उन पर बहुत अत्याचार हो रहा है। चलिए आपने जानवर वाली गाय का ही अर्थ निकाल लिया, उनका शोषण हो रहा है, उनके बलात्कार हो रहे हैं। गाय स्त्रियों की तो कीमत ही कहाँ है। अब आप कदम ठनके क्या मतलब है। तो ना तो जब मुख्यार्थ का अर्थ निकल रहा है, लेकिन वो मेरा अभिष्ट अर्थ नहीं है। लक्षणा से अर्थ निकल रहा पर वो मेरा अभिष्ट अर्थ नहीं है। इसका अर्थ कुछ तीसरा ही निकला, अन्य अर्थ निकला। हम क्या कहेंगे, ये व्यंजना शब्द शक्ति से निकाला हुआ अर्थ है। तो इस प्रकार शब्द शक्तियां 3 प्रकार की हुई, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आइए हम एक एक शब्द शक्ति की अर्थ और परिभाषा और उदाहरण अलग अलग देखते हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति उसे कहते हैं जब शब्द का जो अर्थ है वो बिल्कुल सीधा साधा सरल, वक्ता जो बोल रहा है उसके वाक्य और शब्द का जो साधारण अर्थ है, जो व्यवहारिक अर्थ प्रकट करने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। क्लियर? दोबारा से सुनिए, अभिधा शब्द शक्ति वह शब्द शक्ति है जिसमें वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य या शब्द का साधारण, व्यवहारिक, सरलार्थ, सहज, मुख्यार्थ प्रकट करने वाली शक्ति को हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ये शब्द शक्ति किसी के गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया आदि का सीधा साधा हमें ज्ञान करा देती है। जैसे मैंने आपको बोला कि खेत में गाय चल रही है, या मैंने कह दिया इस धोबी के पास एक गधा है, या मैंने कह दिया लड़की शतरंज खेल रही है, मैंने कह दिया कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कुर्सी पर बैठी हूँ, कमरे में लाइट जल रही है। ये सब सीधे साधे और मुख्यार्थ अर्थ को बताने वाले वाक्य हैं, और इनका अर्थ हम जो ग्रहण कर पा रहे हैं वो अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से ग्रहण कर पा रहे हैं। क्लियर? आशा है आपको अभिधा शब्द शक्ति अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दूसरी शब्द शक्ति लेते हैं, वो शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति। ये लक्षणा शब्द शक्ति, जैसा कि अभी मैं थोड़ा सा आपको प्रारंभिक उसकी नॉलेज दे भी चुकी हूँ, जब वक्ता द्वारा बोले गए शब्द का वाच्यार्थ या मुख्यार्थ बाधित हो जाए। जैसे मैंने कहा ना मेरी माँ गाय है, तो बाधित हो गया, अरे स्त्री गाय कैसे हो सकती है। तो जब वाच्यार्थ और मुख्यार्थ बाधित हो जाए, अर्थात उसको स्वीकार ना कर पाए, हम उसको स्वीकार ना करके हम लक्षण के आधार पर उस वस्तु के क्रिया या उसके गुण के आधार पर कोई दूसरा अर्थ ग्रहण करें, उस अर्थ को लक्ष्यार्थ कहेंगे, और उस अर्थ को बोध कराने वाली शक्ति को हम लक्षणा शब्द शक्ति कहेंगे। क्लियर? समझ में आया? दोबारा से बता रही हूं कि जब वक्ता द्वारा बोले गए कोई भी वाक्य में के मुख्यार्थ में बाधा पड़े, देखो दो इसकी शर्त हैं। सबसे पहले मुख्यार्थ में बाधा पड़ेगी। लगेगा आपको नहीं ये तो नहीं हो सकता, लाला लाजपत राय शेर है, कैसे हो सकते हैं, लाला लाजपत राय तो आदमी है, शेर कैसे हो गए, शेर अलग जानवर है। मुख्यार्थ में बाधा पड़ती है, और मुख्यार्थ में बाधा पड़ने के बाद हम किसी लक्षण के आधार पर, उस वस्तु के गुण या क्रिया के आधार पर जब लक्षार्थ निकालते हैं, उस लक्षार्थ को बोध कराने वाली शक्ति को हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। क्या समझ आया आपको? जैसे मोहन तो गधा है, यार तुम्हारा मन बड़ा पत्थर है। अब मन पत्थर कैसे हो सकता है? तो ये जो उदाहरण है वो सब किसके हैं? लक्षणा शब्द शक्ति। क्योंकि मेरा मन पत्थर कैसे हो सकता है, फिर मैं मुख्यार्थ में बाधा पड़ गई, देन में लक्षण के आधार पर पत्थर कठोर होता है, इनका मन कठोर है, इसलिए कहा गया कि मन कठोर है। क्लियर? समझ में आया बेटा? ये लक्षणा शब्द शक्ति जो होती है वो मुख्य रूप से 2 तरीके की मानी जाती है। एक रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है और एक प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। अब रूढ़ा लक्षणा क्या होती है? रूढ़ा का अर्थ समझिए।
मैंने कल भी बताया था, रूढ़ का मतलब है जो परंपरा से चला आ रहा है। तो जो अर्थ परंपरा से हम ग्रहण करते आ रहे हैं, मुख्यार्थ में बाधा पड़ेगी पर उसको हम समझ जाएंगे, क्योंकि परंपरा से हम उसका एक लक्ष्यार्थ ही पढ़ते आ रहे हैं, लक्ष्यार्थ ही उसका प्रयोग करते आ रहे हैं, इसलिए वहां पर रूढ़ा परंपरा होगी। जैसे भारत जाग उठा, अब यहां भारत, भारत कैसे जा सकता है, क्या मतलब है इसका? भारतवासी जाग उठे, तो यह हम परंपरा से भारतवासियों के लिए भारत शब्द का यूज कर लेते हैं। आप लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं तो आप क्या देते हो कि ऑस्ट्रेलिया की हार हो गई। ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी हार हुई, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की टीम की हार हो गई। तो ये परंपरा से हम चले आ रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को किस नाम से अभिहित कर देते हैं? ऑस्ट्रेलिया के नाम से। तो ये रूढ़ा लक्षणा है। क्लियर बेटा, समझ में आया आपको कि जब किसी लोक व्यवहार की रूढ़ी या लोकोक्ति या मुहावरे के आधार पर लक्षणा का प्रयोग करके अर्थ निकाला जाए तो हम उसे रूढ़ा लक्षणा कहते हैं। क्लियर? दूसरे प्रकार की लक्षणा को समझते हैं जिसका नाम है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा क्या होती है? जब वक्ता के विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग करें। ठीक है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सत्य बोलता है एकदम हमेशा, मैं उसको कह दूंगा अरे वो तो हरिश्चंद्र है, तो मैंने किसी प्रयोजन से उसका यूज किया, क्योंकि वो सत्य बोलता है और हरिश्चंद्र भी सत्यवादी थे। मैंने प्रयोजन के कोई एक उद्देश्य से उस व्यक्ति को कहा कि वो हरिश्चंद्र है। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं, मैंने प्रयोजन से ये प्रयोग किया कि लाला लाजपत राय बहादुर हैं और जो शेर होता है वो भी बहुत बहादुर होता है। मैं जैसे किसी का घर बन रहा है और घर बनते बनते उनको सालों हो गए और मैंने उससे कहा यार तुम्हारा ताजमहल कब पूरा होगा, तो वो ताजमहल थोड़ी बनवा रहा है, ताजमहल थोड़ी बनवा रहा है, वो तो घर बनवा रहा है। उनके हाथ में बाधा पड़ गई, पर मैंने कहा यार तुम्हारा ताजमहल कब पूरा होगा, अर्थात तुम्हारा घर बहुत दिनों से बन रहा है यार, अभी तो पूरा नहीं हुआ। तो इसका मेरा एक प्रयोजन था, एक उद्देश्य था कि तुम्हारा घर बहुत दिनों से बन रहा है और अभी तक उसको वो पूरा नहीं हुआ है। तो इसे हम कहेंगे प्रयोजनवती लक्षणा। तो इस प्रकार से हमने लक्षणा के दो प्रकार देखे, एक हमने प्रकार देखा लक्षणा का रूढ़ा और एक हमने देखा उसका प्रयोजनवती लक्षणा। अच्छा, इसी तरीके से लक्षणा के और दो भेद किए जाते हैं। एक भेद किया जाता है उपादान लक्षण, एक भेद किया जाता है उपादान लक्षण, और दूसरा जो भेद है इसका वो किया जाता है आपका लक्षण लक्षण। तो ये उपादान लक्षण और लक्षण लक्षणा क्या होती है, चलिए इसको भी समझ लें। उपादान का मतलब होता है साधन। यदि लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ भी सम्मिलित है, यानी कि हम जो वाक्य बोल रहे हैं उसका वाच्यार्थ भी निकले और उसका लक्ष्यार्थ भी निकले, तो हम क्या कहेंगे उसको कि इसमें उपादान लक्षणा है। क्या है इसमें? उपादान लक्षणा है। क्लियर बेटा, समझ में आया आपको या नहीं आया? जब किसी लक्षणा में निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ भी शामिल हो तो हम क्या कहेंगे कि ये उपादान लक्षण है। जैसे मान लो कोई युवा व्यक्ति है और बहुत लापरवाह है, बिल्कुल भी केयर नहीं करता है, बहुत खर्चीला है। मैंने उसको कह दिया अभी क्या है, जब अपनी गृहस्थी बसाओगे ना तब सब आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो यहां पर वाच्यार्थ भी है, वास्तव में जब अपनी गृहस्थी बसाएगा तो उसे आटे का और दाल का भाव मालूम पड़ेगा। लेकिन यहाँ आटे और दाल के भाव का मतलब क्या है कि तुमको वास्तविक स्थितियों का ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में गृहस्थी बसाने के बाद कितनी कठिनाइयां आती हैं, पैसा कितनी कठिनाई से कमाया जाता है, चीजें कितनी महंगी होती हैं और उनको हम किस तरीके से खरीदते हैं। तो आटे दाल का भाव, ये वाक्य इसमें वाच्यार्थ भी है कि उसको आटे और दाल का भाव भी मालूम पड़ेगा, लेकिन उसको साथ में घर में और जो चीजें हैं कि टीवी खरीदा, कि पलंग खरीदा, कि बेडशीट खरीदी, के कपड़े खरीदे, के बच्चों की पढ़ाई की फीस खर्च करी और बीवी के श्रृंगार का सामान खरीदा, इसका भी तो भाव मालूम पड़ेगा। तो उसमें वाच्यार्थ भी शामिल होता है और वाच्यार्थ के साथ साथ इसमें लक्ष्यार्थ भी शामिल होता है, उसे हम कहते हैं उपादान लक्षण। अब मैंने दूसरा आपको बताया लक्षण लक्षण। लक्षण लक्षण में क्या होता है कि जहां पर लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ शामिल नहीं होता, वाच्यार्थ शामिल नहीं होता, जो शब्द बोला जा रहा है उसका सरलार्थ या मुख्यार्थ नहीं निकलेगा, उसका एक अन्य ही अर्थ निकलेगा। जैसे मेरा मित्र गधा है, अब मेरा मित्र गधा कैसे हो सकता है? मेरा मित्र तो इंसान है,
मैं उसको गधा कैसे कह दूं? यानी कि यहाँ वाच्यार्थ बिल्कुल नहीं निकल रहा है, मुख्य अर्थ में बाधा पड़ गई है, वाच्यार्थ नहीं निकल रहा है। केवल लक्षण के आधार पर मैं ये पता कर रही हूं कि मेरे मित्र में भी मूर्ख है और गधा भी मूर्ख होता है, तो उसे हम कहेंगे लक्षण लक्षणा। आशा बेटा आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। क्लियर? जितने आप उदाहरण लेंगे उतने ही आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए एक छोटा सा रिवीजन ले लें, आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। जरा मुझे बताइए, यह सफेद रंग का कागज है, बताइए इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? वेरी गुड, आबिदा। राजस्थान वीर है, बताइए कौन सी शब्द शक्ति है? वेरी गुड, लक्षण। कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षण। समझ गए आप इस चीज को। मैं ये कह दूं आपसे कि उसकी भुजाएं पत्थर की तरह हैं, उसकी भुजाएं पत्थर हैं। वो जिम क्या जाता है, जिम जाने के बाद उसकी भुजाएं पत्थर हो गई हैं। कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षण। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपको समझ में आ रहा है कि लक्षणा शब्द शक्ति क्या है और अभिधा शब्द शक्ति क्या है। चलिए देख लेते हैं व्यंजना शब्द शक्ति क्या है। तीसरे प्रकार की शब्द शक्ति को भी देख लेते हैं। जब वाच्यार्थ और लक्षार्थ, कोई वाक्य हमने बोला, वक्ता ने कोई वाक्य बोला, हमने वो वाक्य सुना, वाच्यार्थ ने अपना दम लगा लिया, लक्षार्थ ने अपना दम लगा लिया, यानी कि वाच्यार्थ भी निकल आया, उसका लक्ष्यार्थ भी निकल आया, लेकिन अभी तक मुझे मेरा वांछित अर्थ प्राप्त नहीं हुआ। मैं उसका कुछ और ही अर्थ ले रही हूं, मैं उसका कोई तीसरा ही अर्थ ले रही हूं, मैं उसका कोई अन्य अर्थ ले रही हूं। उस अन्य अर्थ को ज्ञात कराने वाली, उस तीसरे अर्थ को ज्ञात कराने वाली शब्द शक्ति को हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात जब वाच्यार्थ और लक्षण अपना अपना धर्म, अपना अपना अर्थ बोध करा के शांत हो जाएं, तब जिस शक्ति से अन्य अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसमें खास बात देखिए क्या है, इसमें जो श्रोता होता है वो श्रोता अपने हिसाब से अर्थ निकालता है, श्रोता पर निर्भर करता है कि वो अपना अर्थ कैसे निकाल रहा है, पर श्रोता की परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वो अपना अर्थ कैसे निकाल रहा है। जैसे मैंने कह दिया कल्पना, उसमें श्रोता अपनी कल्पना होती है श्रोता की, और श्रोता अपनी परिस्थिति के हिसाब से अर्थ निकालेगा, यानी कि उसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, अनेक अर्थ हो सकते हैं। मैंने कह दिया कि संध्या हो गई, अब संध्या हो गई तो यदि मेरी मम्मी संध्या के समय दीपक जलाती है तो वो क्या कहेंगी? दीपक जलाने का समय हो गया। यदि मेरे पति के घर आने का समय हो गया तो मैं क्या कहूंगी? इसका मतलब यार पति आ रहे होंगे। ठीक है, मान लो कोई संध्या के समय में क्रिकेट खेलने जाता है, उसका मतलब तो वो संध्या होगी का मतलब क्या निकालेगा? क्रिकेट खेलने का समय हो गया। मैंने तो नहीं कहा क्रिकेट खेलने का समय हो गया, मैंने तो नहीं कहा पति आने का समय हो गया, मैंने तो नहीं कहा कि मम्मी के दीपक जलाने का समय हो गया, लेकिन मैंने कहा संध्या हो गई। सबने अपने अपने तरीके से उसके अर्थ निकाल दिए। इसे हम कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। क्लियर? समझ में आया? इस शब्द शक्ति में हमेशा ध्यान रखो, व्यंजना शक्ति केवल अर्थ संकेत, केवल अर्थ का संकेत करती है कि संध्या हो गई। अब बस उस अर्थ संकेत से श्रोता अपनी कल्पना के आधार पर, पाठक अपनी कल्पना के आधार पर उसका अर्थ निकालता है। इसे हम कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। ये व्यंजना शब्द शक्ति भी वस्तुतः दो प्रकार की होती है, ध्यान से देखना। एक होती है आपकी शाब्दी व्यंजना और एक होती है आर्थी व्यंजना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको श्लेष अलंकार के बारे में भी बताना चाहूंगी। याद करिए, मैंने जब आपको श्लेष अलंकार पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि श्लेष अलंकार में शब्द, यानी कि शब्द बदल दोगे तो चमत्कार खत्म हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर याद रखिए, शाब्दी व्यंजना में जब शब्द बदल देंगे, शब्द में व्यंजना है, यानी कि जहां पर व्यंजना शब्द पर आधारित है तथा जहां पर शब्द विशेष के कारण ही व्यंग्यार्थ निकल रहा है, यदि हम उस शब्द को बदल दें तो वो व्यंग्यार्थ निकलेगा ही नहीं, वहां होगी शाब्दी व्यंजना। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, मैंने श्लेष अलंकार में आपको ये उदाहरण बताया था। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी में यहाँ पर जैसे श्लेष था ना, ऐसे यहाँ पानी में व्यंजना है, क्योंकि पानी के संदर्भ में ही जो मनुष्य है वो अपना अर्थ निकल रहा है इज्जत गई, मोती के संदर्भ में उसका अर्थ निकल रहा है चमक गई, चून के संदर्भ में उसका अर्थ निकल रहा है जल। अब पानी की जगह आप पानी शब्द बदल दीजिए, पानी की जगह आप जल शब्द रख दीजिए,
केवल चून के संदर्भ में उसका अर्थ निकलेगा, ना मनुष्य के संदर्भ में उसका अर्थ निकला और ना मोती। तो शाब्दिक व्यंजना वो व्यंजना होती है जहां शब्द में व्यंजना होती है। क्लियर बेटा, समझ में आ रही है आपको? दूसरे प्रकार की जो व्यंजना है वो है आर्थी व्यंजना। जब व्यंजना अर्थ पर निर्भर हो, अर्थात आप शब्द बदल दीजिए लेकिन फिर भी उसके व्यंग्यार्थ निकलते ही चले जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे उसको कि ये शाब्दिक व्यंजना है। जैसे मैंने बोला संध्या हो गई, अब संध्या हो गई, मैं इसके शब्द बदल देती हूं, शाम हो गई। फिर भी मेरी मम्मी ने इसका अर्थ लिया दीपक जलाने का वक्त हो गया, मैंने अर्थ लिया पति के आने का वक्त हो गया, मेरे बच्चे ने अर्थ लिया क्रिकेट खेलने का वक्त हो गया, जबकि मैंने संध्या की जगह शाम बोल दिया। मैंने कहा सूर्यास्त हो गया, शब्द बदल दिए, मैंने वाक्य बदल दिया, लेकिन फिर भी देखिए मेरी मम्मी तो दीपक जलाने चली गई, मैं अपने पति के वेलकम के लिए गेट पे खड़ी हो गई और मेरा बच्चा बैट और बॉल लेके क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो गया। यानी कि शब्द बदल रहा है, व्यंजना किस में है? अर्थ में व्यंजना है, इसे हम कहते हैं आर्थी व्यंजना। तो इस प्रकार हमने आज शब्द शक्तियों को समझा। हमें तीनों शब्द शक्तियों के अंतर बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अभिधा शब्द का मुख्य या सर्वाधिक प्रचलित अर्थ इसमें लिया जाता है। लक्षणा शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा पड़ती है, उससे हटकर उसी से संबंधित कोई लक्षणा या कोई लक्षण के आधार पर अर्थ निकाला जाता है। व्यंजना इसमें मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी अलग कोई अन्य अर्थ निकाला जाता है। पाठक और श्रोता अपनी कल्पना के आधार पर अपनी परिस्थिति के अनुसार अलग अलग अनेक अर्थ निकाल सकते हैं। अभिधार्थ का अर्थ निश्चित होता है, कोई कल्पना की जरूरत नहीं होती है, जबकि लक्षणा में अर्थ की दिशा निश्चित होती है, अर्थात लक्षण के आधार पर ही अर्थ निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन व्यंजना में अर्थ की कोई दिशा नहीं होती, संदर्भ के आधार पर श्रोता और पाठक अनेक अर्थ निकाल सकते हैं। इस तरीके से आज मैंने आपको शब्द शक्ति समझाई। आर यू गेटिंग मी? कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो इससे संबंधित तो आप जरूर मुझे लिख कर भेजें, कमेंट्स में लिखें, मुझे मैसेज करें, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। कल हम प्रयास करेंगे प्रैक्टिस करने का। मैं आपके लिए काफी सारे वाक्य लेकर आऊंगी और आपको उन वाक्यों में से पहचान कर बताना है कौन से में अभिधा है, कौन से में लक्षणा, कौन से में व्यंजना, कौन से में आर्थी है, कौन से में शाब्दिक व्यंजना है, कौन से में उपादान व्यंजना है, कौन से में लक्षण व्यंजना है, या कौन से में रूढ़ा है, कौन से में प्रयोजनवती है। और ये आप तभी बता पाएंगे जब आप आज के इस पाठ को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ओके, थैंक यू।